ना तो मैं भगवान को मानता था और ना शैतान को मानता था। मैं नास्तिक था। पढ़ा लिखा था बहुत ज़्यादा। मैं घूमता फिरता था। मुझे दिन दुनिया के बारे में सब कुछ पता था। मेरा अनुभव मुझे ये बता रहा था कि कहीं पर भी भूत प्रेत होते नहीं हैं। लेकिन वह रात जो मेरे सामने में आती है और तब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर हमारे सामने जो सब दिखाई दे रहा है ये है क्या। भूत प्रेत भूत प्रेत का तो अस्तित्व होता ही नहीं है, तो ये कौन लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। ये कहानी जिसका अंश मैं आगे बताया हूँ ये संजय की कहानी है। संजय पढ़े लिखे इंसान थे, दिन दुनिया को समझने की कोशिश करते थे, घूमते फिरते थे, पूरे भारतवर्ष में ज्ञान लेते थे। लेकिन एक जब समय सीमा आता है तब उनके पिता कहते हैं कि बेटा तूने तो बहुत घूम लिया, अब आप तू धंधे पर आ जा, काम पर आ जा। संजय जो नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, मैं जो बता रहा हूँ, वो अपने पिता का काम करना नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था कि मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके और फिर मैं अनाज का काम करूं, गल्ले पर बैठूं। ना 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 ना, ये मेरे से तो हो नहीं पाएगा। मैं तो जिस लेवल में हूं वैसा ही काम करूंगा। पिता से अब आए दिन इसी बात पर बहस होती थी। उनका बड़ा भाई था, वो भी उनको समझाने की कोशिश करता था कि संजय कब तक तू इधर से उधर भटकता रहेगा। अरे अब पढ़ाई की एक सीमा होती है, पढ़ाई तूने ख़त्म कर लिया तो दुनिया भी तूने घूम लिया, अब कितना घूमेगा, आ करके अब अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन संजय कहते हैं भैया मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मैं इतना पढ़ाई लिखाई किया यही काम करने के लिए। अगर यही काम करना होता तो मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करता। बिना पढ़ाई लिखाई के तो ये काम कर सकता हूँ, जैसे पापा करते हैं, जैसे आप करते हो। तो आप में और हम में फ़र्क क्या रहेगा। इस बात पर तो संजय के बड़े भाई चिढ़ जाते थे। मतलब तू ज़्यादा पढ़ा लिखा लिख गया है तो हम लोग से ज़्यादा होशियार हो गया। आए दिन इसी चीज़ पर बहस हुआ करती थी। आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है और तब पापा उनको बताते हैं कि आखिर तू करेगा क्या, तेरे मन के अंदर में क्या चल रहा है, नौकरी करेगा या फिर क्या करेगा, तू अपने दिल की इच्छा बता। और तब संजय कहते हैं कि पापा मैं अपना एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और इसमें आप मेरी मदद करोगे। अब ये बात सुनकर के संजय के बड़े भाई वो भी हैरानी से देखने लगते हैं और पापा तो मुंह का खुला खुला रह जाता है। क्या कह रहा है, फैक्ट्री लगाएगा? फैक्ट्री लगाना बच्चों का खेल है, तेरे को कोई अनुभव है फैक्ट्री का काम का? तब संजय कहते हैं यही तो अनुभव मैं हर जगह पर जाकर लेता था, समझने की कोशिश करता था, इसी विषय पर तो मैंने पढ़ाई किया था। तो वही काम नहीं करूँगा तो कौन सा करूँगा। लोग मजबूर हो जाते हैं। पापा कहते हैं संजय के कि चल बता इसमें कितना पैसा खर्च होगा। संजय तो अपना हिसाब उंगलियों पर लगा रखा था। बता देते हैं एक मोटी रकम थी जो देख करके सुन करके उनके बड़े भाई भी चौंक जाते। अरे इतना लाख रुपए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अगर मान ले हम दे भी दें तो क्या गारंटी है कि पैसा रिटर्न हो पाएगा, तेरा काम चल पाएगा। पापा भी वही बात कर रहे थे और तब संजय कहने लगे कि ठीक है आप लोग मत दो, मैं तो ऐसे ही घूमता रहूँगा। संजय बड़े हो चुके थे, उनके पापा चाहते थे कि मेरा बेटा भी, छोटा बेटा भी काम पर लग जाए, लेकिन वो काम संजय को पसंद नहीं था। पढ़े लिखे इंसान थे, वो चाहते थे कि जिस लाइन में पढ़ाई किया हूँ उसी लाइन में अपना काम करूँ और अपने पापा का नाम ऊंचा करूँ। उनके मन में ये सब चल रहा था। तो चलिए आज की कहानी का स्टार्ट करते हैं संजय जी के शब्दों द्वारा। दोस्तों मेरा नाम पता तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं कौन हूँ, क्या करने वाला था। वो बहस हर शाम को मेरे साथ में होती थी। मेरे बड़े भाई मुझे समझाते थे कि देख ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये रकम जो है बहुत बड़ी है। इस चीज़ का कैसे मुझे गारंटी मिलेगा कि हम पैसा जो देंगे वो लौट भी पाएगा। और तब मैं अपने भैया को समझाता था कि देखो रिस्क तो हर काम में है। ये भी आप काम कर रहे हो, अनाज का गल्ले का काम कर रहे हो,
ट्रक पर माल भेज रहे हो, ट्रक पलट जाता है, अनाज नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? रिस्क तो हर काम में होता है, रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। पापा समझदार थे। तब वो कहते हैं ठीक है, कौन सा फैक्ट्री लेगा, क्या तूने कोई प्लानिंग कर रखा है? तब मैं कहता हूँ प्लानिंग तो सब हुआ पड़ा है, बस परमिशन लेनी थी, पैसा मेरे हाथ में आना चाहिए, इसके बाद मैं सब अपना काम शुरू कर दूंगा। पापा मान गए थे, और जब पापा मान गए तो बड़े भैया भी मान गए, लेकिन खुश नहीं नजर आ रहे थे, शक की निगाह से मुझे देख रहे थे। आखिरकार एक रात को जब हम दोनों भाई खाना खा रहे थे, तब बड़े भाई कहते हैं, छोटे एक चीज बता, तू कहीं गलत लाइन पर तो नहीं जा रहा? कोई लड़की वड़की का, इसको वगैरह का, प्यार का चक्कर तो नहीं है? सच सच बताना। मैं सच बताया भैया से कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, अपनी जो पढ़ाई किया मैं उस पर चीज़ पर मैं नज़र रखता हूँ, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर ऐसा होता तो भैया मैं आपसे क्या झूठ बोलता। भैया तो शादीशुदा थे, मैं भी जवान था, अब उम्र भी मेरी शादी की हो चुकी थी, लेकिन मैं चाहता था कि पहले मैं अपना बिजनेस सेटल करूं, अपने पैर पर खड़ा हूं, अपने पापा का नाम रोशन करूं। जो चीज़ का मैं सपना देखा करता था, मैं वो सपने में अपने आप को आगे पाऊं, मेरी इच्छा थी। और तब मैं जाकर के शादी के बारे में सोच सकता था, मेरा सपना यही था। परमिशन मिलने के बाद मैं अब फैक्ट्री की तलाश करने लगता हूँ कि भाई बजट मेरा इतना है, इसी बजट में मुझे अपने लिए मशीन भी लानी है और फैक्ट्री भी लेनी है। मैं जब ढूंढने लगता हूँ ना, तब मेरे सपने चूर चूर होने लगते हैं। मुझे लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, पापा से और पैसे का डिमांड करना चाहिए, अब तो ये काम हो नहीं पाएगा। मैं अंदाज़ा लगाया था, मशीनों का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, लेकिन फैक्ट्री का विश्लेषण करना मैं अच्छी तरह से जानता नहीं था। ऐसी चीज़ में मैं पीछे रह गया था। ज़मीन का रेट हाई हो चुका था। मैं जब धरातल पर आकर के आज ज़मीन तलाश करता हूँ, फैक्ट्री में ढूंढता हूँ कि कोई पुरानी फैक्ट्री मिल जाए मेरी बजट में, तब मैं चौंक जाता हूँ, अरे भाई ये तो पूरा का पूरा बजट मेरी फैक्ट्री में निकल जाएगा, तो मैं मशीनें कहाँ से लेके आऊँगा? क्या खाली फैक्ट्री लेके ही अपना काम कैसे जमाऊँगा? मशीनों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं तो चक्कर में पड़ गया था। अब पापा से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि पापा बजट को बढ़ाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो वो बजट पर राजी हुए थे। इसके बाद मैं उनसे पैसा कैसे मांग सकता था? मैं कैसे कहता कि और मुझे पैसा दे दो? सब काम मेरा खराब हो गया था। मैं चिंता में रहने लगा, लेकिन दौड़ धूप जरूर करता था। मैं कोई भी पुरानी फैक्ट्री लेने के लिए तैयार था जहाँ पर मेरा काम चल सके, चाहे बेशक छोटी हो। मैं डीलरों के द्वारा सब ढूंढवा रहा था, लेकिन जो भी मिलती थी मेरी बजट से बाहर होती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था उस फैक्ट्री को लेने के लिए। आखिरकार जब 2 महीना बीत जाता है, तब मेरे पापा कहते हैं, क्या हुआ तेरा काम का, कहाँ तक पहुँचा? मैं अब झूठी बोलना पड़ा पापा से, भैया से, कि हाँ अब काम चल रहा है, फैक्ट्री की तलाश हो रही है और फैक्ट्री मुझे जल्द से जल्द मिलने वाली है। अब मैं वो अपना दिल की बात जो था पापा को बता नहीं पाता कि कहीं पापा सब कुछ कैंसिल कर दे। अब कहने लगे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, ला मेरा तू बजट दे दे, पैसा वापस कर दे, तू और कोई काम कर ले, लेकिन ये फैक्ट्री वाला काम बंद कर। इसलिए मैं डरा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा काम रुके। मैं कई डीलरों से बात कर रखा था, जाता रहता था, बातचीत करता रहता था। और वो साल था 2003 का। जगह थी हरियाणा का फैक्ट्री एरिया। मैं वहाँ पर डीलर के पास जाता हूँ, और तब एक डीलर कहता है कि साहब एक फैक्ट्री तो है आपकी बजट में, कहो तो आपको मैं चल के दिखा दूँ। मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं कहने लगा, बस देरी किस बात की है? मुझे डीलर एक फैक्ट्री में लेके जाता है, और वो जो सालों से बंद पड़ी हुई थी, अब उसमें बहुत सारा काम तो मुझे करवाना पड़ेगा। ऐसा ही फैक्ट्री थी, बिल्कुल गंदी हालत में मुझे दिखाई दे रही थी। मैं पूछता हूँ कि भाई ये फैक्ट्री किसकी है, मालिक कौन है, और क्यों बेचना चाहता है?
इतने कम प्राइस में। तब कहने लगा कि आप बजट के तलाश में थे ना, किसी बजट में आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इस फैक्ट्री को मैं मालिक को ढूंढ निकाला, और आप देरी मत कीजिए, क्या पता उसका मन बदल जाए। वो तो फैक्ट्री बेचने का राजी ही नहीं था। वो कह रहा था कि मेरे पापा की फैक्ट्री है, पड़ा रहेगा, जब जरूरत होगी फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, बेचने के मूड में नहीं हूँ। मैं जब सुनता हूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। चलो भाई, फैक्ट्री देख लेता हूँ, पसंद भी आ जाती है। विशेष बड़ी तो नहीं होती, लेकिन उसमें मेरी मशीनें लग सकती थी, मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मुझे लगा कि मैं अपने सपने में जो देखा था, अब मैं सब कुछ पा सकता हूँ। खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जब उस मालिक से जाकर मिलता हूँ, मुझे लगा कि नौजवान होगा, लेकिन जब देखता हूँ तो एजेड थे। 50-60 के बीच के वो इंसान थे, थके थके से दिखाई देते थे। मुझे देख करके बड़ा खुश हुए। कहने लगे, बेटा इसमें आप फैक्ट्री खरीदोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम करोगे। मैं पूरा तो नहीं बताता हूँ, मैं अपना आइडिया किसी को शेयर नहीं करता था, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि मैं कुछ अब उसमें मशीनें लगाने वाला हूँ, नई जमाने की मशीनें, और कुछ नया प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करूँगा। तब वो बड़ा खुश हो गए थे। कहने लगे कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ में नहीं हैं। मैं बता दिया कि मेरे परिवार का और काम है, अब फैक्ट्री में उनका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो मेरा ही है। वो इंसान बहुत ही सोच समझ के बातें करते थे, वजन होता था बातों में। कहते थे कि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि आधा अधूरा काम छोड़ दो, अपने परिवार पर तुम बोझ ना बन जाओ। उनकी बातों में दम था, सच्चाई था कि जो काम तुमने लिया है ना, आधे अधूरे मत छोड़ना, मंजिल तक जरूर पहुंचाना। मैं उनकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ था। अब मैं उस फैक्ट्री को खरीद लेता हूँ, और वो हंसी खुशी मुझे फैक्ट्री सौंप देते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं इस फैक्ट्री को बेचना नहीं चाहता था, ये मेरे पिताजी का लिया हुआ था, लेकिन अचानक मुझे काम बंद करना पड़ा जब पिताजी की तबीयत खराब हो गई। तब मुझे फैक्ट्री ठीक नहीं लगी थी। मुझे लगा कि इस फैक्ट्री की वजह से हमारे पिताजी की तबीयत खराब हुई है, सही नहीं हो रही है, ये फैक्ट्री हमें सूट नहीं किया था। खैर, अब आगे तुम्हारा भाग जाने और तुम जानो। मैं कभी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था, ना तो मैं मंदिर जाता था, ना मत्था टेकता था कहीं पर भी। मैं बस नास्तिक किस्म का इंसान था। मैं अपने भाग पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। मुझे लगता था कि भाग तो अपने हाथ में है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही सब फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। मैं इस सिद्धांत पर चलता था कि जब मेहनत करूंगा तो उसका फल तो मीठा मिलेगा ही। जब मैं फैक्ट्री खरीद लेता हूँ, साफ सफाई करवाता हूँ, मजदूर लगाता हूँ ताकि उसको मरम्मत करा सकूँ। फिर मशीनें का ऑर्डर मैं दे चुका था, कुछ दिनों के बाद मशीनें आने वाली थी, और तब तक मैं फैक्ट्री को सही ढंग से अब उसको सेटअप करने लगता हूँ। जो टूट फूट हुई है उसको सही करने लगता हूँ। अब वहाँ पर एक चौकीदार आता है। चौकीदार देखने में 50 साल के आसपास का था, और वो कहने लगा, साहब आपने फैक्ट्री खरीदी है। तब मैं कहता हूँ कि आप कौन हैं। तब कहने लगा कि साहब यहाँ जितनी फैक्ट्री है ना, सबकी मैं देख रेख करता हूँ, रात में घूमता रहता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि आप मुझे चौकीदारी समझ सकते हो, मैं चौकीदारी का काम करता हूँ, आपकी फैक्ट्री का भी देख रेख करूँगा। तो साहब मैंने तो सुना था कि यह फैक्ट्री में भूत प्रेत होते हैं। वो बिल्कुल सच्चा इंसान था, बूढ़ा आदमी था, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे लगा था, मैं उसकी बात पर हंस पड़ता हूँ कि चाचा आप भूत प्रेत को मानते हो क्या। तब कहने लगा, बेटा मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना था मैं आपसे जिक्र कर बैठा। मैं यही सुना था कि इस फैक्ट्री में भूत प्रेत की वजह से ये फैक्ट्री बंद हुई थी। अब कहाँ तक सच्चाई है बेटा मुझे नहीं मालूम। मैं तो इस लालच में आया था कि मैं आपसे मिलूं और मैं आपकी फैक्ट्री का भी देखभाल करूंगा, बाहर से जितनी फैक्ट्री का करता हूं आपका भी कर लूँगा, थोड़ा सा आप मेरी मदद कर देंगे। मैं उसके सच्चे स्वभाव पर बड़ा खुश हो जाता हूँ। कहता हूँ, चाचा मैं भूत प्रेत को तो महत्व नहीं देता हूँ, हाँ आपकी सादगी पर मैं ज़रूर खुश हो गया हूँ। आप मेरे लिए ज़रूर काम करोगे, रखवाली करना। वो इंसान बहुत खुश हो जाते हैं।
कहते हैं बेटा और कितना टाइम लगेगा। मैं बता दिया कि लगभग 1 महीना तो लगना है चाचा, लेकिन अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा देख रेख जरूर करना, कोई गलत लोग हमारे फैक्ट्री में घुस ना आए, कोई तोड़ फोड़ ना करे, क्योंकि उस फैक्ट्री में इतना कबाड़ा भरा हुआ था। लोग बाग अब वहाँ पर दारू का अड्डा बना रखा था, वहाँ पीते थे, बोतल प्लॉट में फेंक देते थे, बोतलों का ढेर लगा हुआ था। पीने खाने के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई थी। मैं नहीं चाहता था कि फिर से हमारी फैक्ट्री में वही हालात हो। चौकीदार अपना काम जरूर करते थे, रखवाली करते थे। इधर मेरे मशीनों का ऑर्डर भी हो चुका था और तब तक फैक्ट्री में सब कुछ बिल्कुल शांत माहौल था। कोई भी हलचल नहीं, कोई भी भूत प्रेत का अस्तित्व मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया था। मैं ज़्यादातर 8 बजे तक, रात को 9 बजे तक काम करवाता था। इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाता था। ऐसा ही चलता था। मशीनें भी आ गई महीना भर के अंदर में, जो ऑर्डर किया हुआ था, और उसके बाद मशीन लगना भी शुरू हो गया था। ये सब काम दिन में हुआ करता था। जो भी मशीनों को काम करने वाले लोग थे दिन भर में काम करते और शाम के टाइम वो काम करते करते थक जाते थे। फिर रात को आराम करना पड़ता था। मशीन को इंस्टॉल करने में कम से कम 15 दिन का टाइम लग जाता है और तब जाके मशीन स्टार्ट हो जाती है। मैं बहुत खुश था, सब समय पर काम चल रहा था। अब मुझे लग रहा था कि बस मैं जल्द से जल्द माल का प्रोडक्शन करना शुरू कर दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं खुद मशीनों को ट्रायल करना चाहता था। मैं चलाना चाहता था, जानना चाहता था कि मशीनें वर्किंग हो रही है, जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ वो प्रोडक्ट आराम से निकल रही है ना। मटेरियल आ चुका था। इसके बाद मैं 2-3 लेबर लेकर के अब फिर अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब प्रोडक्ट मेरे सामने बन कर निकलता है ना, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अब मैं समझ लिया कि बस अब कुछ लोगों को भर्ती करना है और जो मशीनों को चला सकते हैं, जो इस मशीनों का जानकार हैं, ऑपरेटर हैं, इस मशीनों पर काम करते हैं। अब फिर मैं ऐसे लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। मेरा काम अब शुरुआती माने चरण में आ चुका था। मैं बहुत खुश था। पापा को, भैया को अपनी जो प्रोग्रेस थी मैं सब कुछ बता रहा था। मैं कहता था कि चल कर के आप लोग देख लो, लेकिन पापा कहना था कि नहीं, हम जब जाएंगे जब तू फैक्ट्री का उद्घाटन करेगा, और तब हम उसी टाइम फैक्ट्री में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर लौट आएंगे। मैं भी बहुत खुश था, मेरे पापा भी खुश थे, मेरे भैया भी खुश थे कि चलो जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मैं सब कुछ छिपाता नहीं था बड़े भाई से। वो प्रोडक्ट में दिखाया भी, वो देख करके हैरान हो गए थे। तूने बनाया है, ये तूने बनाया है? और तब मैं कहता हूँ हाँ भैया। और तब मैंने भैया को देखा था कितना खुश नज़र आ रहे थे, जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्रोडक्ट मैं बना भी सकता हूँ। बहुत खुश थे। लेकिन ग्रहण लगते देर नहीं लगती। जब मैं ऑपरेटर भर्ती कर देता हूँ, आप फिक्स टाइम हो जाता है कि भाई कल से हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन है। मेरे पिताजी, परिवार के लोग सब आ जाते हैं, कुछ रिश्तेदार भी आते हैं। मैं बड़ा खुशी से अपना फैक्ट्री को घुमाता हूँ, नई नई मशीनों को दिखाता हूँ, और फिर मशीन स्टार्ट भी हो जाती है। धड़ाधड़ जब प्रोडक्शन होने लगता है, हमारे रिश्तेदार और सबसे खुश तो मेरे पिताजी थे। उनकी आंखें एकदम हैरत में पड़ी थी। अरे भाई, इसमें कच्चा माल डाल रहे हैं और देखो बना बनाया चीज़ निकल रहा है, कमाल की मशीनें हैं। बड़ा खुश नज़र आ रहे थे। उनकी खुशी देख कर के मैं भी इतरा रहा था। और सबसे खुश तो मेरे बड़े भाई थे। वो देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे सपना देख रहे हैं। बड़े आशीर्वाद देते हैं मेरे पिताजी, मेरे भाई, तू आगे बढ़, आगे बढ़, और पैसे की जरूरत हो ना तो हिचकना मत। अब हमने देख लिया। मैं तो बहुत खुश था कि चलो अब मुझे पैसे की क्या जरूरत, सब काम तो हो ही चुका है, मशीनें भी आ चुकी है, मटेरियल आ चुका है, अब पैसे क्या जरूरत, अब तो पैसा खुद हमारे पास दौड़ के आएगा। प्रोडक्शन में माल जाएगा, माल निकलेगा, बाजार में सप्लाई होगा, और फिर इसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो रात में सही ढंग से सो नहीं पाया था। मैं अपने मशीनों को बारे में सोच रहा था कि कितना माल निकलेगा, कितना निकालूंगा, कहाँ ठिकाना है इसका बेचने का, सब कुछ
प्रोग्राम बना हुआ था, लेकिन मन में एक उत्साह भरा हुआ था। नींद तो आ रही थी, लेकिन नींद उचट जाती थी। मेरा ध्यान तो सिर्फ फैक्ट्री में रहता था। मुझे लगता था कि मैं फैक्ट्री के पास में, मशीनों के पास में खड़ा हूँ, वर्कर मेरे काम कर रहे हैं, अब मैं वहीं पर खड़ा होकर माल निकलता हुआ देख रहा हूँ। खुश था। सपने में मुझे ऐसा ही नजर आता था। लेकिन जब अगले सुबह हम जाते हैं, मैं टाइम पर पहुंच जाता हूँ। वर्कर भी आकर खड़े हुए थे, चाबी मेरे पास में थी। और जब गेट खोलते हैं और इसके बाद जब अंदर घुसते हैं ना, दिल दहल जाता है। मशीने का जब ऊपर का हिस्सा कुछ तोड़ फोड़ किया हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई चोर चक्का आकर के मशीन को चुराने की कोशिश किया हो, तोड़ फोड़ कर देते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। दिल बैठ जाता है। और एक नहीं, सारी मशीनों के साथ में छेड़छाड़ किया हुआ था। देख करके मेरा हाल खराब हो गया था। जो वर्कर थे वो भी हैरान थे कि भाई गेट बंद है, खिड़की कोई है नहीं, तो कौन आ सकता है? चोरी चकारी आएगा तो गेट के द्वारा ही घुसेगा, तो गेट में तो मोटे मोटे ताला लगा हुआ है और कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, तो कैसे कोई आ सकता है? अब जो हमारे वर्कर थे कहने लगे, साहब ये तो बड़ा अजूबा है, गेट बंद है, अब फिर भी इसमें लोग कैसे घुस आए? ये बात तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी। और तब मैं बिल्कुल सोच में पड़ जाता हूँ। मैं और रास्ता देखने लगता हूँ कि कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है, लेकिन कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है जहाँ से इंसान प्रवेश कर सकता हो। अरे एक जानवर तक प्रवेश नहीं कर सकता तो इंसान दूर की बात है। वही चौकीदार आता है जो पुराना चौकीदार था उस एरिए का। वो भी जब हमारी फैक्ट्री का हालत देखता है तब कहता है, साहब मैंने आपको बताया था ना, ये फैक्ट्री भूतिया थी, ये भूतिया की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसके जो मालिक थे बीमार पड़ गए थे, जो मैंने सुना था। कहीं भूत वूत का चक्कर तो नहीं है साहब? आप किसी तांत्रिक मांत्रिक को बुला करके एक बार चेक क्यों नहीं करवा लेते? वो चौकीदार मुझे सलाह देता है और उस टाइम में गम में डूबा हुआ था। नुकसान बहुत हो चुका था, लेकिन वो नुकसान की मैं भरपाई कर सकता था मेरे पास में वो जुगाड़ कि मैं जल्द से जल्द कर सकता था। लेकिन मैं फिर उसको मरम्मत कराऊं और उसके बाद में फिर भी ऐसा हो तब क्या होगा? मैं इस चक्कर में उलझा हुआ था। और ऊपर से वो चौकीदार आकर के सब कहानी बताता है कि साहब मैंने तो आपको बताया था, ये फैक्ट्री काफ़ी सालों से बंद थी। अब इसमें जो ये मालिक था काम करते थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी और जैसे ही आपकी मशीनें खराब हुई, उनकी भी मशीनें चलते चलते रुक जाती थी। नुकसान पर नुकसान हो रहा था, उनकी तबीयत खराब हो गई और इसके बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई थी। कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है साहब? आप किसी पंडित को, तांत्रिक मांत्रिक को बुलवा करके एक बार चेक क्यों नहीं करवा लेते? मैं ठहरा नास्तिक आदमी, पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ऐसा काम क्यों करने लगा? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। मैं तो बिल्कुल मानता नहीं था। लेकिन जब चौकीदार बोलता है, इतना बड़ा नुकसान मैं देखता हूँ, तब मैं सोच में पड़ जाता हूँ। तब कहता हूँ कि तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो देख सके कि हमारी फैक्ट्री में ये सब किसने किया है? तब कहता है कि हाँ, एक बाबा को मैं जानता हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं 2 घंटे में जा कर के लेके आ सकता हूँ, लेकिन उनको फीस देना पड़ेगा। मैं अब उनको हाँ बोल देता हूँ कि ठीक है चाचा, आप जाकर ले आइए। मैं कभी भी इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था। जब वो बाबा लेके आते हैं ना, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल उनका, और आकर के देखते हैं, पूरा जगह को छानबीन करते हैं, तब जाके कहते हैं कि इस जगह पर तो एक नहीं बहुत सारी भूत हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं। ये तो भूतों का जगह है, पूरा का पूरा ही एरिया भूतों से भरा हुआ है। जब मैं सुनता हूँ तो एक बार तो मुझे हंसी भी आती है कि आखिर ये भूत प्रेत आज के टाइम में कर क्या रहे हैं यहाँ पर? इनको फैक्ट्री में रहने की जरूरत क्या है? मैं मन ही मन सब कुछ सवाल अपने आप से पूछता हूँ और खुद ही मुस्कुरा देता हूँ। गम में ऐसा डूबा हुआ था, मैं उनकी बात पर ध्यान दे रहा था लेकिन दिमाग से निकल जाता था। पंडित जी यानी वो बाबा जो कुछ बता रहे थे मेरे दिमाग से ऊपर से जा रहा था। वो कह रहे थे कि यहाँ तो भूतों का डेरा है, एक नहीं
अनगिनत भूत प्रेत यहाँ पर हैं। कितने को हम भगाएंगे? ये जगह बहुत ही भयानक है। हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मैं इतने भूतों को भगा नहीं सकता हूँ। हंसी तो मुझे आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। तब वो चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वो डरे हुए थे। तब मैं चाचा से कहता हूँ, आप कैसे इंसान को लेके आए? आप तो कह रहे थे कि वो सब कुछ कर लेंगे। तब चाचा कहते हैं, हाँ काबिल इंसान है, लेकिन ये यहाँ पर न जाने क्यों डर गए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं, एक होता तो मैं देख भी लेता। यहाँ तो अनगिनत भूत हैं, और ये भूत ही आपकी फैक्ट्री को नुकसान पहुँचाए। मैं बहुत ही घबरा गया था। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, ना कभी मंदिर के रास्ते में जब मत्था टेकने के लिए जाता था। मैं नास्तिक था ना, इन शक्तियों पर मैं विश्वास करता नहीं था। लेकिन जब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है ना, मेरा हौसला पस्त होने लगता है कि अब क्या मेरी फैक्ट्री चल भी पाएगी? अगर मैं दोबारा जो भी काम है दोबारा से करवा लेता हूँ, तो क्या इसकी गारंटी है कि मेरी फैक्ट्री फिर से सही सलामत रहेगी? लेकिन एक बार मैं और कोशिश करता हूँ। फिर मैं अपने जो भी काम वाले हैं, मशीनों को बनाने वाले, उनको बुलाता हूँ, और फिर आकर के वो सही भी कर जाते हैं। हाँ, कहते हैं साहब ये सब कैसे हो गया? नई मशीनों का ये हाल कैसे, किसने कर दिया? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हाँ, तब मैं कहता हूँ भूत। वो उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो साहब? भूतों से मशीनों से क्या लेना देना है? क्यों भूत आकर के आपके मशीनों का ये हाल करेंगे? वो मुझसे पूछना चाहते थे कि कहीं झगड़ा झंझट, कोई ऐसा इंसानी जो लोग आकर तोड़ फोड़ कर गए, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो सच्चाई था वही बताता हूँ कि नहीं भाई, यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं, और वो नहीं चाहते कि मशीनें हमारी फिर से चले। वो जो मिस्त्री थे ना, उनको यकीन नहीं हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे थे, आप सच कह रहे हो साहब, आप सच कह रहे हो। और तब मैं कहने लगा, भाई मैं भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ इन शक्तियों को, इन चीज़ों को। अगर आपकी नज़र में कोई झाड़ फूक करने वाला है जो हमारी मशीनों को सही कर सकता है, मतलब फैक्ट्री को चालू हालत में रख सकता है, कोई इंसान है, कोई बाबा है जिसको आप जानते हो, तो आप मेरी मदद करो ना। वो सब एक दूसरे से बात करने लगे थे। और तब उनमें से एक लड़का आता है कि साहब एक बंदा है, लेकिन वो बहुत दूर है। हम जा तो सकते हैं, लेकिन टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। अगर आप कहो तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं। मैं अंदर ही अंदर इन चीज़ों को तो मैं मानता नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। और तब मैं कहता हूँ ठीक है, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, आपका दिहाड़ी भी दूंगा। अब उस इंसान को लेके आ जाओ, और तब तक हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि मशीनें हमारी सही सलामत रहती है या नहीं रहती है। दिल तो टूट गया था, सब कुछ इतना होने के बाद में, इतना पैसा लगाने के बाद में। और जब पापा को मैं खबर देता हूँ, सबको भैया को खबर देता हूँ, तो उनको भी यकीन नहीं होता है कि आज के टाइम में भूत प्रेत होते हैं क्या। वो लोग भी मानने से इनकार करने लगते हैं, और कहते हैं कि तेरे साथ में किसी न किसी की दुश्मनी होगी बेटा, दुश्मनी निकाले हैं। तब मैं समझाता हूँ कि चाबी मेरे पास में एक नहीं, 3-3 ताला लगा हुआ है। कौन भला मेरे ताले को खोल करके घुसेगा, फिर मशीनों को ख़राब करके बाहर आकर ताला बंद करके निकल जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था, लेकिन अपने पापा को, अपने भाई को बस इस बात को विश्वास कराने में लग गया था। मैं उनको समझा रहा था कि ये भूतों का काम है। और तब मेरे भैया कहते हैं, तू तो पढ़ा लिखा इंसान है छोटा, तू तो इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता, तूने भी हार मान लिया क्या? अरे सच्चाई का पता कर, कुछ और सच्चाई है, जरूर तेरे साथ में कुछ और खेल हो रहा है, ये भूत प्रेत का काम नहीं है। लेकिन मैं अब बहस नहीं करना चाहता था। आखिरकार रात होती है, और रात होने के बाद में मुझे आशंका तो जरूर था कि जब एक रात में ये सब काम हो गया तो आज रात भी होगा। मैं डरा नहीं था। मैं आ जाता हूँ अपनी कार लेकर के दरवाजे पर, अपनी फैक्ट्री के गेट पर कार खड़ा करके कार के अंदर ही बैठ जाता हूँ कि अगर कोई बाहर से कोई लोग आएंगे, ताला खोलेंगे तो रंगे हाथ पकड़ लूँगा। लेकिन जब रात का 11 बज जाता है, कोई भी बाहर से आता नहीं है, और फैक्ट्री के अंदर में कोई हलचल भी नहीं होता है। वो चौकीदार जरूर आता है,
कहता साहब रात भर यहीं रहोगे क्या? तब मैं कहने लगा नहीं नहीं, रात भर तो नहीं रहूँगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरी फैक्ट्री में कोई बाहरी लोग आकर के ये सब काम किए हैं या फिर तुम जो बता रहे हो ऐसा ही हुआ है। और वो भी मेरे साथ में कुछ देर तक बातचीत करते हैं इसी विषय पर, और इसके बाद वो कहीं और चला जाता है। मैं उस जगह पर अकेले ही कार में बैठा हुआ था, ड्राइविंग सीट पर। कभी उतर लेता था, कभी कस लगा लेता था। अब मेरा जो कान है ना फैक्ट्री के अंदर ही लगा था कि जैसे कोई हलचल शुरू होगी मैं फटाफट ताला खोल करके अंदर पहुंच जाऊंगा, रोशनी ऑन कर दूंगा और जो भी होगा मेरे नज़र के सामने में होगा। अब रात के 12 बज चुका था। वो चौकीदार 2 बार आकर के कहने लगा साहब अब चले जाओ, रात हो गई है, आधी रात हो गई है, कब तक किसी का इंतजार करोगे? यहाँ पर बाहरी लोग अगर कोई आते तो मेरी नज़र से वो गायब नहीं होते। ये भूत प्रेत का मामला है साहब, इसमें आप ना ही उलझो। ये काम तो तांत्र मंत्र वाला कर सकता है, आपकी बस की बात नहीं है। वो मुझे समझाता था, लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगा कि इतना पैसा मेरा बर्बाद हो चुका है, अब नहीं होने दूंगा। मैं देखना चाहता है कि शक्तियाँ कैसी होती हैं, उस शक्तियों ने मशीनों को क्यों टारगेट किया हुआ है, सब कुछ मैं जानना चाहता था। वो देखने में भूत प्रेत कैसे होते हैं जो मेरे मशीनों को ख़राब करने आएंगे। अब आधी रात हो जाती है, चौकीदार भी चला जाता है राउंड मारने के लिए, सीटी बजाता हुआ। मैं अपने कार के अंदर ही बैठा रहता हूँ। कई बार बाहर निकल करके सुट्टा लगा चुका था। अब यही उस टाइम में मुझे लग रहा था कि अब तो आधी रात हो चुकी है। अब तक यहाँ पर कोई भी आवाज़ फैक्ट्री के अंदर में सुनाई नहीं दे रही है। मुझे विश्वास होने लगा था कि भूत प्रेत नहीं होता है, जरूर ये कोई बाहरी लोगों का काम है। अब कौन लोग, चाबी तो मेरे पास में है। मैं अपने ही बात से मुकरने लगता हूँ कि नहीं बाहरी लोग कैसे आएंगे, चाबी तो मेरे पास में है, भूत प्रेत होंगे। लेकिन भूत प्रेत अभी तक क्यों नहीं आए हैं? 12:30 रात के 1 बज जाता है, थकावट हो जाती है। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे और नींद में आ जाता हूँ। कब मुझे झपकी आ जाती है पता ही नहीं लगता है। जब मेरे कार का दरवाज़ा नॉक होता है तब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मुझे लगा कि चौकीदार आ गया होगा, फिर वही बात अपना बोलेगा कि साहब बहुत देर हो चुकी है, अब घर जाके आराम कर लो। मुझे यही अंदेशा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर देखता हूँ ना, एक नौजवान लड़की खड़ी दिखाई देती है। मैं उसको देख करके हैरान था कि भाई इतनी रात को ये नौजवान लड़की यहाँ कर क्या रही है। कपड़ा लत्ता जैसे पहन रखी थी कि बड़े घर की अब औलाद हो, बड़े घर की बेटी हो, और उसके बाल का स्टाइल भी, अब वो सब कुछ देख करके लगता था कि सही में पढ़ी लिखी है ये। मैं उसको पूछता हूँ कि आप कौन हैं, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? तब कहती ये फैक्ट्री आपकी है ना? मैं कहता हूँ हाँ, आप कौन हैं? कहती है मैं अब आपकी फैक्ट्री के लिए बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं हैरान था। उस नौजवान लड़की को देख करके मैं खुद अचंभित था। देखने में खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बात करने का स्टाइल वो भी बहुत बढ़िया था। तब मैं कहता हूँ इस फैक्ट्री के बारे में आप क्या जानना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, पहले अपना परिचय दो। तब कहती है कि मेरा परिचय छोड़ो, आप इस फैक्ट्री को चलाना चाहते हो? मैं कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, चलाने के लिए तो फैक्ट्री में लिया हूँ, सब कुछ इतना पैसा लगाया हूँ। आप अपने बारे में बताओ ना, आप कौन हो, अब मेरी फैक्ट्री में अपना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो? जब तक आप नहीं बताओगी मैं आपसे भला क्यों बात करूं? मैं अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब था। तब लड़की कहती है गेट खोलिए, मैं अंदर बैठती हूँ। मैं ना चाहते हुए गेट खोल देता हूँ। मेरे बराबर वाले सीट पर आकर के बैठ जाती है। कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? मैं उस अनजानी लड़की को देख करके हैरान था। मैं देख रहा था कि आधी रात के वक्त ये आई कहाँ से, ये तो फैक्ट्री एरिया है, आसपास में कोई रिहाइश जगह तो है नहीं, थोड़ा दूरी दूरी पर है, कोई 1 किलोमीटर कोई 1.5 किलोमीटर पर है। तो ये रात में कर क्या रही है? अपना परिचय बिल्कुल नहीं दे रही है। मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? कौन है? क्या मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं करेगी? मैं आज तक किसी लड़की के प्यार में पड़ा नहीं था, लेकिन जब ये लड़की से जब मैं देखता हूं ना,
दिल के अंदर में कुछ कुछ न होने लगता है। सुंदरता इतनी थी कि मैं उसको देखते रहता हूँ और वो मुझे देख करके मुस्कुराती रहती है। वो कहती है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और तब मैं कहता हूँ, पहले अपना परिचय तो दीजिए, आप बताइए कि आखिर आप हैं कौन। और तब कहती है, पहले आप देख लो और इसके बाद खुद ही खुद आप जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। मैं हैरान था, वो इस अंदाज से बात कर रही थी। मैं तो उसके अंदाज देख करके एकदम अलग ही दुनिया में खो गया था। डर नाम की चीज उसके शरीर में नहीं थी। एक अनजान लड़के के साथ में कार के अंदर बैठी हुई है और उसको डर नहीं है कि मैं उसके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल डरने वाली उसमें कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा था। मैं बोला कि आप मुझे क्या दिखाना चाहती हो, इस कार में से कैसे दिखा दोगी। तब कहती है, तो मेरा काम है ना, मैं अपना काम करना जानती हूँ, आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। तब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल देखना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहती हो। कहती है, आपकी फैक्ट्री के बारे में। मैं कहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में ताला बंद है, चाबी मेरे पास में है, तो जब तक हम चलेंगे नहीं तब देख कैसे पाएंगे। कहती, नहीं, मैं यहीं पर बैठे बैठे आपकी फैक्ट्री की सैर करा सकती हूँ। आश्चर्य वाली बात कर रही थी। मुझे लगा कि लड़की नशे में तो नहीं है। मैं इतना नज़दीक बैठा था, अगर नशे में होती तो बदबू तो जरूर आती। नशे में बिल्कुल नहीं थी। हाँ, उसकी आंखें जरूर नशीली थी। मैं उसकी आंखों में इतना खो जाता हूँ कभी कभी, जैसे अपना होश खो बैठा हूँ। जब वो बोलती है तो मेरा ध्यान टूटता है। कहती है, देखो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं निकलती हूँ। तब मुझे लगा कि आखिर क्या दिखाना चाहती हो। कहती, देखना है। और तब मैं कहता हूँ, हाँ देखना है, क्या दिखाओगी आप। कहती है, मेरे हाथ में अपना हाथ दो। मैं हाथ तो देना नहीं चाहता था, मैं हिचक रहा था। ये अनजानी लड़की है, मैं आज तक इसको देखा नहीं, ना इसका नाम जानता हूँ, ना इसका पता जानता हूँ। हाँ, देखने में खूबसूरत जरूर है। मैं हिचकता हूँ। और तब कहती है कि देखो, समय निकल रहा है, अगर तुम नहीं देखना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, नुकसान तुम्हारा ही होगा, तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, मेरा इसमें क्या, मैं तो तुम्हारी भला करना चाहती थी। आखिर जब इतनी बोलती है ना, तो मैं अपने हाथ उसके हाथ में दे देता हूँ। और जैसे ही देता हूँ ना, शरीर में करंट सा फैलने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में बिजली का झटका लगने लगा है। आंखें मेरे बंद हो जाती हैं और उसी वक्त मुझे एहसास होता है कि मैं तो अपनी फैक्ट्री के अंदर में आ चुका हूँ, अपने मशीनों के पास में आसपास में खड़ा हो चुका हूँ और वो भी लड़की मेरे साथ में खड़ी हुई है। जब मैं वहाँ देखता हूँ ना, तो मशीनें तो अपनी जगह पर अभी तक सुरक्षित दिखाई दे रही थी, लेकिन दीवार के आसपास में मुझे कुछ ऐसी अब हलचल दिखाई देती है कि मैं एकदम डर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि बड़े लाल लाल आंख वाले कुछ लोग दीवार के पास चिपके हुए नजर आते हैं, और एक जगह पर नहीं, कई जगह पर भयानक सूरत वाले। जैसे मैं उनको देखता हूँ ना, तो मैं डर जाता हूँ। लड़की से पूछता हूँ कि ये सब क्या है, ये लोग कौन हैं। तब लड़की कहती है, ये तो भूत प्रेत हैं, यही तो आपकी फैक्ट्री को चलने नहीं देते हैं, आज भी आपकी फैक्ट्री को तोड़ देंगे, मशीनों को सत्यानाश कर देंगे। अगर आप इस काम को सही ढंग से चलाना चाहते हो या फिर अपनी बर्बादी को रोकना चाहते हो, तो जो मैं कहूँगी आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे। उस टाइम मैं उस लड़की को समझ नहीं पाया था। मैं कार के अंदर बैठा था, अब मैं यहाँ पर कैसे आ गया बिना ताला खोले हुए, और सब कुछ मेरे नज़रों के सामने में चल रहा है। ये इसने मेरे ऊपर में कौन सा जादू किया है, कैसे मैं फैक्ट्री के अंदर में आ गया हूँ। ये सारे इतने सारे भूत प्रेत दीवार के साथ चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में भूती हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, फिल्म का कोई सीन है। ऐसा सब कुछ मेरे आंखों के आगे सब कुछ नजर आता है। मैं डर जाता हूँ, अब मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तब लड़की कहती, देखो, समय निकलता जा रहा है, अगर आप मदद नहीं चाहते हो तो आप ना भी बोल सकते हो, अगर मदद चाहते हो तो हाँ भी बोलो, तब मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, ये नुकसान बचा सकती हूँ, लेकिन इसमें सारी शर्तें मेरी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हाँ बोलो, और नहीं तो ना भी बोल सकते हो। मैं बर्बादी देख रहा था कि आज भी मेरे मशीनों के साथ ये सब जो भूत हैं सब सत्यानाश कर देंगे। मैं डरा हुआ था, खौफ में था।
मुझे लग रहा था कि लड़की की जो बात कह रही है बिल्कुल सच है। मैं हाँ बोल देता हूँ कि हाँ हाँ, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। और तब कहती है सारी शर्तें मेरी होगी, आप मेरी शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं हो, आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। और तब मैं सोच लिया था कि ये मेरी लड़की काम की लड़की है, ये सब कुछ कर सकती है। मैं जल्दी से बोलता हूँ कि आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। और तब वो कहती है कि जल्दीबाजी मत करो, सोच लो, विचार लो। मैं कहता हूँ मैंने सोच लिया, विचार लिया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बस ये हमारी फैक्ट्री है ना, सुरक्षित रहना चाहिए। ये फैक्ट्री मुझे चलानी है, मशीनें चलती हुई नजर आनी चाहिए, इसमें प्रोडक्शन निकालना चाहता हूँ, यही तो मेरा सपना है। और तब कहती है फिर ठीक है, सब कुछ मैं करूँगी। और जैसे ही बोलती है और दोबारा मेरे हाथ को पकड़ती है, और उसी वक्त वही चीज़ मेरे शरीर में महसूस होने लगता है। जैसे लगता है कि बिजली की झटका फिर मेरे शरीर में आ चुका है। मेरी आंख बंद होती है और अगले पल मेरी जो आंख खुलती है तो जैसे मैं नींद से जागता हूँ। मैं तो अपनी कार में बैठा हुआ था, बिल्कुल जैसे मैं पहले बैठा हुआ था। जैसे लगा कि कुछ देर के लिए मुझे नींद आ गई थी। और तब वो लड़की मुस्कुराती है, देख लिया अपनी फैक्ट्री की, अब जगह देख ली, उन लोगों से मैं मिलवा दिया तुम्हें, देख लिए कितने लोग हैं, ये सब भूत प्रेत हैं, तुम्हारी फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे। चाहे तुम कोई भी पूजा पाठ करवा लो, कुछ भी नहीं होगा। इसका जो पुराना मालिक था वो भी बहुत कुछ कर लिया था। मैंने उससे भी बोला था कि तुम मेरी शर्तों को मान लो और देख लो, सब कुछ सही हो जाएगा। पहली बार मुझे इतना डर लगता है ना, मुझे लगता है कि लड़की जो मेरे पास में बैठी हुई है बगल वाली सीट पर, ये लड़की नहीं है, ये रहस्यमय है चीज कोई है, ऐसी कोई शक्ति है। मुझे यहाँ पर बैठे बिठाए अंदर कैसे लेके चली गई। अब मेरे शरीर में ऐसा अनुभव कैसे हो रहा था, मैं तो इसी जगह पर था, मैं फैक्ट्री के अंदर कैसे चला गया। अब तब वो कहती है अब तुम मेरी शर्तों को मान लिए हो, तब मैं अब इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपकी फैक्ट्री का रक्षा करूं। अब आप जाओ, अब जाओ, अब कल सुबह से अपना काम स्टार्ट कर देना। लेकिन ध्यान रहे, आपने सारी शर्तें मेरी मानी हुई है, आप शर्त को मुकर नहीं सकते। पहली बार मुझे लगा कि मैंने अनजाने में जो शर्त को हाँ कर लिया है। मैं तो जानना चाहता था कि आखिर उसकी शर्तें क्या है। और तब मैं कहता हूँ कि आपने जो शर्तें मुझे बताई है उसमें क्या क्या करना होगा, कितना खर्च लगेगा, कितना पैसा देना होगा। और तब वो मुस्कुराने लगती है, कहती है 1 रुपया नहीं। मैं हैरानी में था, आखिर ये मेरी फैक्ट्री को रक्षा करने वाली थी। मुझे लगा कि ये जरूर कोई तांत्रिक मांत्रिक है, इसमें वो शक्ति है। मैंने देख लिया था, मैं बैठे बिठाए फैक्ट्री के अंदर में जा चुका था और बाहर भी आ चुका था। मतलब ये जो है ताकतवर महिला है, लड़की है, ये जो कह रही है सब कुछ कर सकती है। और तब मैं कहता हूँ कि आखिर वो शर्त क्या होगी। और कहती है समय तो आने दो, पहले अपनी फैक्ट्री की तो चालू कर लो, काम को आगे बढ़ाओ, हमारी मिलना जुलना तो लगा रहेगा। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, तुम कहाँ भागे जा रहे हो। अब तुमने हाँ बोल दिया तो हमारी तरफ से हाँ है, अब फैक्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है, अब तुम चाहो तो जा सकते हो, कल सुबह में आओ और अपना काम स्टार्ट करो, अब बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। सपना की तरह मुझे वो चीज़ लग रहा था। मैं उस लड़की का चेहरा देख रहा था, वो मुस्कुरा रही थी और आंखें इतनी नस्ली थी कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैंने खुद दारू पी लिया हो, जबकि मैं कोई नशा कुछ भी नहीं करता था। मैं बिल्कुल सीधा सिंपल इंसान था। अब मैं जब उस लड़की के नज़दीक में रहता हूँ ना, ऐसा ही माहौल बना रहता है, उसकी हर बात को मैं जल्दी से मान लेता हूँ। आखिरकार लड़की कहती है अब तुम चलो भी, मुझे भी रास्ते में छोड़ देना। मैं तो जो कहती थी ना, मैं करने के लिए तैयार था। मैं अपने गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और फिर रोड की साइड में चल देता हूँ। वो मेरे बगल के सीट में बैठी थी और तब कहती है कोई लड़की वड़की देखी है, किसी से प्यार करते हो। और तब मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अभी मैं इन चक्रों में पड़ा नहीं हूँ। और तब कहती है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। उसकी बात का मैं मतलब समझ नहीं पाता हूँ, मैं अभी भी उसके मोह जाल में फंसा हुआ था।
मुझे लग रहा था कि बस मैं इसको देखता रहूं। और वो मुझे टोकती थी, आगे देखो, रास्ता देखो, तुम कार ड्राइव कर रहे हो। और तब मुझे लगता था कि हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे रास्ते की तरफ देखना चाहिए। हम उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके थे, जहाँ पर एक बस्ती थी, पुरानी बस्ती थी। उस फैक्ट्री एरिया में जो काम करने वाले मजदूर तबके के लोग थे, शायद वहीं आसपास में रहते थे। उसी जगह पर वो मुझे बोलती है, कार रोको, मेरा रिहाइश आ चुका है, अब तुम निकल जाओ और अपने आराम से काम को स्टार्ट करो। अब तुम्हारी फैक्ट्री में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, जो होगा सब कुछ मैं देख लूँगी। लेकिन अपनी शर्त को बिल्कुल मत भूलना। तुमने मेरे साथ में जो शर्त के वादा किया है, तुम भूल भी नहीं सकते हो और ना तुम नकार सकते हो, याद है ना? तब मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे याद है, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं कि मुझे करना क्या होगा। मुस्कुराती है और कहती है, समय आने दो, सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगी, इतनी जल्दीबाजी क्या है, अपना काम पहले स्टार्ट करो। मैं कौन से भागी जा रही हूँ, तुम कौन से भागे जा रहे हो। और उसके बाद मेरी कार से उतर जाती है। जैसे जैसे मेरी कार से दूर जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। ये क्या बला थी, ये कौन थी ये? मैं समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर तक मुझे दिखाई देती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। मुझे लगने लगा कि इतनी पढ़ी लिखी जैसी लड़की, बड़े घर की कपड़ा लत्ता जैसे पहन रखी थी, सलीके से थी, इस मजदूर की बस्ती में क्या करेगी? नहीं नहीं, इसका कोई अपना मकान होगा, अपना घर होगा, कोई कोठी बंगला होगा। आइए, मेरे साथ में ऐसा क्या क्या था? कोई जादूगरनी है, तंत्र मंत्र का जानकार है? मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं अब निश्चित था कि अब मेरी फैक्ट्री में कोई बर्बादी नहीं होगी। अब फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ कार लेकर के। रास्ते भर उसी का चेहरा मेरे आंखों में बस नजर आता है। मैं कार चलाता हूँ जरूर, लेकिन लगता है कि अभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। मैं मुड़ मुड़ कर देख लेता हूँ, लेकिन वो थी नहीं। आखिरकार मैं घर पहुँचता हूँ। मेरे भाई तो बहुत बेचैन थे। कहाँ था? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। अब मैं कहता हूँ बस मशीनों का काम करवा रहा था, अब काम खत्म हो गया तो मैं लौट आया। ये सब बातें मैं अपने भाई को नहीं बताता हूँ। अब फिर अपने कमरे में आकर के आराम करने लगता हूँ। मैं जब अपने कमरे पर अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता हूँ, उसी लड़की का चेहरा मुझे नजर आता है। जल्दी से आंख खोल देता हूँ, लेकिन वो मेरे कमरे में कहीं पर भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैं पूरी रात किस तरह सोता हूँ मुझे याद नहीं है। जब मैं आंखें खोलता हूँ तब सुबह हो चुकी थी। मैं बड़ा खुश था कि चलो, अब तो सब कुछ सही हो गया। जरूर वो कोई तांत्रिक बेटी होगी और उसने मेरा मदद किया है। लेकिन वो शर्त क्या है? क्या चाहती है मुझसे? देखने में सुंदर है, कहीं उसका इरादा कुछ गलत तो नहीं है? अब मैं यही सोच करके थोड़ा हैरान जरूर हो जाता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। अगर वो कुछ पैसे मांगेगी तो मैं पैसा भी दे दूंगा, लेकिन मैं उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। मैं ऐसा लड़का भी नहीं था। कभी भी मैं किसी लड़की के साथ में ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं लड़कियों के मामले में बिल्कुल अछूता था। मैं अब हैरान जरूर था कि सब कुछ सही हो चुका है, चल के मुझे देखना चाहिए, आखिर मेरा मशीनें सही सलामत है ना। मैं जब अपनी कार लेके जाता हूँ, फैक्ट्री का ताला खोलता हूँ, जाकर के देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। सब कुछ जैसा था वैसा ही है। मतलब मशीनों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मतलब वो लड़की ने जो कहा था उसने कर दिखाया था। वो भूत प्रेत शायद उसके काबू में थे। जरूर तांत्रिक होगी, तांत्रिक की बेटी होगी, तंत्र मंत्र जानती होगी। तभी तो इतने भूत प्रेत को उसने काबू में कर लिया। मैं खुश था। चलो, आप उससे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। अब इसके बाद हमारी फैक्ट्री चालू हो जाती है। लेबर आ जाते हैं, मिस्त्री आ जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। मशीन का प्रोडक्शन निकलने लगता है। अब मैं भी सब कुछ जैसे धीरे धीरे भूलने लगता हूँ। महीना दिन बीत जाता है। एक दो बार मैं उस बस्ती में गया भी था उस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन हर किसी ने मना कर दिया कि नहीं साहब, ऐसी लड़की इस जगह पर हमने कभी देखी नहीं है, कहीं दूर की होगी, लेकिन इस जगह की नहीं है। मजदूर बस्ती में ऐसी लड़की क्या करेगी? मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद अगल बगल के बस्ती के रहने वाली होगी। अब कभी न कभी तो ज़रूर आएगी,
जरूर मेरे से मिलेगी। अब मैं उसको एक तरह से भूल ही गया था। जब पूरा महीना दिन निकल जाता है ना, मैं बड़ा खुश था। मेरी माल की सप्लाई हो चुकी थी, आमदनी होने लगी थी, पैसा आने लगा था। अब पैसा देख करके मैं भी बहुत खुश हो रहने लगा। सब बातें अपने भैया को, अपने परिवार में अपने पापा को सब कुछ बताता था कि आज इतना प्रोडक्शन हुआ, इतनी माल सप्लाई हुई, इतना पैसा आया। मेरे पापा भी खुश थे, मेरे भैया भी, परिवार के लोग भी खुश थे कि चलो लड़का अब अपना पैरों पर खड़ा हो रहा है। सब आशीर्वाद ही देते थे कि बेटा और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। वो जो लड़की थी मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। जब मैं एक दो बार उसको ढूंढा, बस्ती में नहीं मिला। मुझे लगा कि चलो अपने आप आ जाएगी, अपने आप आई थी, किसी दिन अपने आप आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, मिल लेंगे, दिन के टाइम मिल जाएंगे। मैं रात में रुकता नहीं था। रात को 8 बजे तक हमारा सब काम चलता था। इसके बाद हम फैक्ट्री बंद कर देते, ताला लॉक करते थे, चाबी ले करके अब मैं सीधा अपने घर। यही तो मेरा काम था। पूरा महीना दिन बीत जाता है। अब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। आराम क्या, मैं पूरी अच्छी तरह से नींद में सोया हुआ था। तभी मुझे कोई जगाता है। जब मेरी आँख खुलती है ना, मुझे लगा कि भैया आ गए होंगे, क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद नहीं रखता था। लेकिन जब जैसे ही आँख खोल कर देखता हूँ, मैं देखता ही रह जाता हूँ। ये तो वही लड़की थी, वही ड्रेस में, कोई बदलाव नहीं था। वैसे ही बाल खुला हुआ, वैसे ही नसीली आंखें। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। मैं अपनी नज़रें इधर उधर नहीं कर पाता हूँ। वो मुस्कुराती है, कहती है कैसा चल रहा है, काम में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। आज मैं जैसे नशे में हो चुका हूँ, जैसे वो मुझ पर नशा का मंत्र कोई पढ़ दिया हो, ऐसा मेरा शरीर होने लगा था। मैं अब उसके बस में आ चुका था। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। आपको मैं ढूंढने गया था बस्ती में, लेकिन आप नज़र नहीं आई थी। तब वो मुस्कुराने लगती है कि हाँ, मैं थोड़ा काम में व्यस्त रहती हूँ ना, लेकिन मैं बस्ती में नहीं रहती हूँ। आप मुझे क्यों बस्ती में ढूंढने गए थे, क्या चाहते थे? मुस्कुराती है। मैं कहता हूँ बस ऐसे ही दिल में आया कि चल कर के आपसे मिलना चाहिए, आपने मेरी मदद किया है, इसी बहाने में चलो मैं आपसे मिल आता हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे निराशा हाथ लगती है। लोग बाग बताते हैं कि आप उस बस्ती में रहती नहीं है, वो तो आपको जानते भी नहीं है। लड़की मुस्कुराती है, कहती है सही तो कह रहे थे, मैं वहाँ थोड़ी रहती हूँ। तब मैं कहता हूँ कि आप कहाँ रहती हो? तब कहती है कब्रिस्तान में। जैसे उसने जैसे बोला ना कि शमशान में या कब्रिस्तान, ऐसे कुछ बोला तो मैं एकदम नॉर्मल था। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। मैं कहने लगा कि कोई तंत्र मंत्र करने गई होगी। तब वो हंस पड़ी। मैं तंत्र मंत्र किस पर करूँगी, मैं तो खुद एक भूत हूँ, भूत आत्मा हूँ। जब मैं ये सुनता हूँ बात ना, मैं यकीन ही नहीं कर पाता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने में खड़ी है, इंसानी रूप में है, ये भूत प्रेत कहाँ से हो सकती है? मैं हैरान रहता हूँ। वो बार बार बोलती है कि मैं एक भूत आत्मा हूँ, प्रेत आत्मा हूँ। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। तब कहती है खैर छोड़ो, मजाक बहुत हो चुका है, अब मेरे शर्तें याद है ना? मैं बोला हाँ, कितना चाहिए पैसे आपको? कहती फिर पैसे पर तुम आ गए ना, मैंने पैसे का सवाल तो कोई किया ही नहीं था। तब मैं बोलता हूँ फिर क्या चाहिए आपको? कहती है वही तो मैं बताने आई हूँ, कल अमावस की रात है। वो जो भूत प्रेत जितने तुम्हें फैक्ट्री में दिखाई दे रहे थे, अब उनको खर्चा भी चाहिए, उनका भी खुराक चाहिए, वो सब देना है। मैं पहली बार जब वो बोलती है ना, तब मैं डर जाता हूँ। मुझे लगा कि आप सच कह रही हो, मैं ऐसा बोलता हूँ उससे। तब वो मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, मैं वो सब बिल्कुल भूत प्रेत हैं, वो कोई मजाक थोड़ी हैं। मैं अब फैक्ट्री से इतना दूर उनको रखी हूँ, और उनके लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा, तभी तो हमारी कहना मानते हैं। मैं डर गया था। ऐसा लगा था कि ना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि लड़की मेरे साथ में कोई खेल खेल रही है, मजाक कर रही है। मैं मानने को तैयार नहीं था। तब लड़की कहती है तुम मुझे क्या जिंदा इंसान समझ रहे हो? मैं ना जाने मेरी मौत कब की हो चुकी है, मैं भी एक प्रेतात्मा हूँ। मैं वहाँ पर तुम्हें देखी थी, अब मैं देख करके तुम पर दया दया भाव आ गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उन भूतों को मैं काबू में कर सकती हूँ।
और वो मैंने किया। लेकिन उनके लिए मैं अब कुछ उनको देना पड़ेगा, उनका खर्चा पानी, और तभी तो वो शांत रहेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर चले जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सब कुछ नाश कर देंगे। मैं बहुत डर गया था। और तब मैं कहने लगा कि चलो मान लेता हूँ, मैं आपको जो कहोगी आप देना पड़ेगा। क्या देना होगा वैसे उनके लिए? कहती ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उनके लिए बस 20-25 वो भूत प्रेत हैं, उनके लिए बस मांस का प्रबंध करा दो, दारू के बोतल का प्रबंध करा दो। मैं बोला मैं ये कर दूंगा, लेकिन देना कहाँ होगा? और तब कहती है शमशान में। शमशान में तो मिलेंगे, तुम सारा सामान इकट्ठा करके, और अमावस की रात कल है, तुम आ जाना, 11 बजे के आसपास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाऊंगी। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई हाथ में लगा नहीं पाएगा, इतना मैं वादा करती हूँ। और तब मैं कहता हूँ ये काम आप क्यों नहीं कर लेती हो? मैं शमशान में तो रात को जा नहीं सकता। मैं कभी भूत प्रेत को मानता नहीं था, और आज मेरी जो हालत हुई थी ना, मैं इतना डर चुका था, मैं खौफ में भर गया था। वैसे लग रहा था कि मैं भयानक सपना देख रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सपना नहीं, वो सब कुछ हकीकत मेरे साथ में चल रहा है। और तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि नहीं, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन नहीं, बस 3 बार करना है ये। अमावस की रात को 3 बार जो मैं बता रही हूँ, ये सब कर लोगे ना, तो मैं उनको समझा दूंगी कि ये अच्छे लड़के हैं, अच्छे इंसान हैं, आप लोग इनके फैक्ट्री में मत जाओ। वो मान भी जाएंगे। लेकिन 3 बार 3 अमावस की रात को ये सब तो करना ही पड़ेगा। तब मैं मान जाता हूँ, कहता हूँ कि मुझे नुकसान तो नहीं होगा। तब कहती है नुकसान तो होगा। मैं चौंक जाता हूँ, मेरा नुकसान होगा? तब कहती है कि तुमने अभी पूरी शर्त सुनी कहाँ है। मैं बेचैनी से उसकी तरफ देखता हूँ कि अब क्या रह गया? आपने जो बोला वो तो मैं मान लिया ना, मैं सब कुछ तैयार करके अब मैं शमशान में आ जाऊँगा ना, जितने बजे आप बुलाओगी मैं आ जाऊँगा। तब कहती है मेरा क्या, मेरा क्या? मैं सब इतना काम किया, मेरे हिस्से में क्या आएगा? आपने कभी सोचा है? मैं भी तो एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी इच्छा का क्या होगा? मैं उसका मतलब समझ नहीं पाया था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। अब मैं डरते डरते पूछता हूँ कि बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब कहती है प्यार, प्यार चाहिए मुझे, वो भी 3 बार। 3 अमावस की रात जैसे तुम भूतों के खाना खिलाने के आओगे, और वो 3 रातें मेरी होगी। बस इतनी सी तो मेरी डिमांड है, और इसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सब कुछ मैं संभाल लूँगी। हाँ, मैं 3 रातों के बाद मैं तुम्हारे के पास में बिल्कुल नहीं आऊँगी। ना उन भूत प्रेत को तुम्हें खाना देना पड़ेगा, और ना मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी। यही तो मेरा शर्त था। मैं कांप जाता हूँ। भूत प्रेत का नाम लेकर के वैसे ही मैं डर चुका था, जो मैं कभी मानता नहीं था। वो भी रात को शमशान में जाना उनके लिए, मटन का प्रबंध करके, दारू लेकर के, और ऊपर से वो लड़की के साथ रात भी गुजारनी है। और तब मैं डर जाता हूँ। क्या चाहती हो आप? मुस्कुरा के कहती है कि देखो, अगर मैं अपनी ज़बरदस्ती पा जाऊँ तो 1 मिनट लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रेम करो। मैं तुम्हें पहली नज़र में देखी ना, अब मैं तुमसे प्रेम करने लगी। बस महीने में 1 रात तो मैं मांग रही हूँ, कोई ज़्यादा तो नहीं मांग रही हूँ। अब बस कुल 3 रात, मैं इतने में ही खुश हूँ। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारे लिए अब देख लो सब कुछ किया, तो इतना तो काम कर ही सकती हूँ। मैं बहुत पेचो पेच में पड़ा हुआ था, डर लग रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। मैं इतना कभी डरा नहीं था जो इतनी रात को मैं डरा था। वो लड़की मेरे घर के अंदर, मेरे कमरे के अंदर, मेरे बिस्तर पर बैठी हुई, अब मुझसे सब कुछ बोल रही थी। आखिरकार मैं मानने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि बस 3 रात ना, इसके बाद तो आप मुझे परेशान नहीं करोगी। और तब कहती चाहे लिखवा कर ले लो, मैं जो अपनी बात बोल देती हूँ उससे मुकरती नहीं हूँ। मैं पूरी अगले दिन तैयारी करता हूँ, और उसके बाद वो लड़की उसी दरवाजे से निकल जाती है। मैं सुबह में जब उठता हूँ ना, तो मैं थोड़ा चेहरे पर डर था। मेरे भाई पूछते हैं कि क्या हो गया, तू तो बिल्कुल सही सोया था रात में। और तब मैं बताने का मूड तो होता है कि मैं सब बातें अपने भैया को बता दूं, लेकिन लड़की ने मना किया था, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं लगना चाहिए। मैंने उससे पूछा था
कि चलो मान लेता हूँ कि मैं आपके साथ रात गुजारूंगा, लेकिन शमशान में तो नहीं ना। तब कहती है कि नहीं नहीं, शमशान में भला मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी, इसी कमरे में रहूंगी। कल की रात तुम्हारे बिस्तर पर हम यहीं पर मिलेंगे, लेकिन ये सब काम करने के बाद में, भूतों प्रेतों का खाना देने के बाद, हम तुम्हारे साथ इसी कमरे में आ जाएंगे। अब पूरी रात मेरी होगी। मात्र 3 रात तो चाहिए, 3 महीने में 3 ही बार तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ। मैं राजी हो गया था। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। जबकि मैं पढ़ा लिखा इंसान था, इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन समय मुझे उस जगह पर ला के पटक दिया था। अब बोला कि तू नहीं मानता था ना, तो और आ करके देख। अगर फैक्ट्री की मजबूरी नहीं होती ना, तो मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करता, चाहे कितनी भी मेरे साथ में वो अत्याचार कर ले। लेकिन अब फैक्ट्री का लालच, मोह माया, और ऊपर से बहुत सारा मैं पिताजी का पैसे लगा चुका था, वो पैसे भी तो निकालना था। आखिर मैं उसके जाल में फंस गया था। शाम जब हुआ, सुबह तो फैक्ट्री में सारा दिन मैं ऐसे ही निकाल दिया था। शाम हुआ तो मटन की दुकान पर पूरी तैयारी कर लेता हूँ, दारू खरीद लेता हूँ। जैसे ही रात के 11 बजता है, मैं पास वाले शमशान पर पहुँचने लगता हूँ। वो लड़की मुझे रास्ते में मिल लेती है, कहती बस रुको रुको रुको। जब मैं उस लड़की को देखता हूँ तो डर जाता हूँ। वो उसी सीट पर आके बैठ जाती है, कहती अब चलो, डरने को सकता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, सब कुछ मैं संभाल लूँगी। वो मुझे बहलाती है, फुसलाती है कि अब मैं इंसान ही तो हूँ, मरने के बाद मैं प्रेतात्मा बन गई हूँ। मेरे अंदर भी तो इच्छा थी, वो इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाई। मैं भी चाहती थी कि मैं किसी से प्रेम करूँ, मेरा भी घर बसे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं अपनी इच्छा के लिए अभी भी इस जोनी में भटक रही हूँ। और जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो शायद मेरी मुक्ति भी हो सकती है। मैं इसी लालच में पड़ी हूँ। मैं जब वो बात समझता हूँ, उसका महत्व तो समझ नहीं पाता हूँ। कैसी मुक्ति, क्या होगा, मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं था। हाँ, वही काम करता हूँ, शमशान में जाता हूँ, लेकिन मैं कार से नहीं उतरता हूँ। सारा काम वही लड़की करती है। डिक्की से सारा मटन, बोतल सब कुछ निकाल करके शमशान में चली जाती है। और कुछ देर के बाद में लौट के आती है, कहती है मैं उनको भोजन दे दिया, वो लोग सब खुश थे। ऐसा ही हमें 3 बार करना पड़ेगा। अब 1 बार हो चुका है, 2 अमावस की रात को और हमें ये काम करना है। मेरे ही कार में मेरे घर तक आती है। मेरे भाई साहब दरवाज़ा खोलते हैं। मेरे बगल में थी, लेकिन उस लड़की को देख नहीं पाते। वो कहते हैं कहाँ था, रात में भटक रहा था। मेरे बगल में वो लड़की खड़ी है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रही, मेरे भाई को दिखाई नहीं दे रही है। और तब मैं कहता हूँ कि बस फैक्ट्री से आ रहा हूँ। मान भी लेते हैं। हम अपने कमरे में जाते हैं। लड़की तो ऐसे ही मौके की तलाश में थी। और उसके बाद जैसे हम प्रेमी प्रेमी प्रेम प्रेम का हैं, वो रात हमारे साथ ऐसे ही गुजारती है। हाँ, फिर सुबह होने से पहले कहती है बस अगले अमावस का हम मिलेंगे। अब दूसरी अमावस, इसके बाद तीसरी अमावस, जैसे उंगलियों पर गिन रही थी। और इसके बाद सब खेल खत्म हो जाएगा, शायद मुझे मुक्ति भी मिल जाए। ऐसा ही मैं 3 बार करता हूँ। आज जैसे 3 बार हो जाता है, और तब मैं कहता हूँ अपने वादों से तो आप नहीं बिछड़ोगी, मुकरोगे तो नहीं। अब तीसरी बार हो चुका है, अब आपका इरादा तो कुछ नहीं है मेरे साथ में। और तब कहती नहीं, अब मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगी, और हो सकता है कि मुझे मुक्ति भी मिल जाए। और उसके बाद में ना तो लड़की आई, ना वो भूत प्रेत हमारी फैक्ट्री में कभी भी नुकसान करने के लिए आए। क्या उस लड़की को वास्तव में मुक्ति मिल चुकी थी? उस टाइम तो मैं इतना भूत प्रेत के बारे में समझता नहीं था, लेकिन जब समय बीत जाता है और तब मैं एक तांत्रिक से पूछता हूँ पूरी कहानी बता करके, और तब तांत्रिक कहता है कि तुम उसके जाल में कैसे फंस गए थे। मैं सब कुछ बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी फैक्ट्री चल भी नहीं पाती। तब वो तांत्रिक कहता है तेरे अंदर में बहुत साहस है, ऐसा हर कोई इंसान नहीं कर पाएगा। मैं अभी पता लगाता हूँ कि उसकी मुक्ति मिली है कि नहीं मिली है। मेरा हाथ पकड़ करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम मुझसे कहते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए अपने सांस रोक के रखना, मैं सब कुछ जान जाऊंगा। आखिरकार जब बोलते हैं कि हाँ अब आंखें खोल सकती हो, मेरा हाथ छोड़ देते हैं। हाँ, तब मेरी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं। आप कहते हैं वो लड़की ने सही कहा था, वो उसको मुक्ति मिली।
वो तांत्रिक बाबा कह रहे थे, हाँ अब शायद उसको मुक्ति मिल चुकी है। वो जो चाहती थी, जो उसकी इच्छा थी, वो उसने पा लिया। अब उसके बाद अब इस जीवन में उसको कोई मज़ा नहीं था। अब वो समझ गई थी कि जो मुझे पाना था मैं तो अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब उसको इसी बात पर उसको मुक्ति मिल चुकी है, तांत्रिक बाबा कह रहे थे। लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की मुझे ही क्यों चुना था। वहाँ पर और भी तो फैक्ट्री थी, और भी तो लोग थे, उनको क्यों नहीं मदद किया था, मेरी फैक्ट्री में क्यों आई थी। और वो भूत प्रेत तो काफ़ी दिनों से हमारी फैक्ट्री में रहा करते थे, उन पर वो कैसे काबू कर लिया था और उनको लेकर के शमशान में पहुंच गई थी। वो उसने मेरी बहुत मदद की थी। अगर वो आत्मा नहीं होती तो शायद मेरी फैक्ट्री चल भी नहीं पाती थी। वहाँ तो तांत्रिक भी आकर के डर जाते थे। और एक बात मैं जो बताना भूल गया, जो एक लड़के को मैं भेजा था उस एक तांत्रिक लाने के लिए, वो भी आकर के वो जगह पर देखा और बोला कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ एक दो भूत होता तो मैं संभाल भी लेता, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे भूत हैं, मैं इनसे इतना लड़ नहीं सकता। वो भी वापस हो गया था और तब जा कर के मुझे वो सब काम करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपने आप बीती है जो आप मुझे सुनाना चाहती हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कहानी को अपना शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप का बटन तो ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी समय पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।